Hey everyone, this is Gaurav Dev back here with another episode of Scientific Dialogue. Scientific Dialogue is a podcast with researchers, scientists, and innovators to inspire Pakistani students to unleash their full potential. Today we have with us, you can say, मेरा एक भाई है जिनके पास मैं काफी दफा आता हूँ mentorship के लिए, guidance के लिए. He graduated from LUMS recently. He's pursuing his master's degree at Purdue. He's a graduate student there, and he's passionate about building equitable solutions for low resourced populations. And an interesting fact about him is that he loves exploring the heritage of the ancient city of Lahore, which is his hometown. He published a paper recently, and it's called "Stalking is Immoral but Not Illegal: Understanding Security, Cybercrimes, and Threats in Pakistan." And he got the IAPP Soup's Privacy Award at the 19th Symposium on Usable Privacy and Security conference in 2023 this year. So, Taha, how are you doing? यार ऑल गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं कुछ ही हफ्ते पहले यहाँ अमेरिका आया था और हाँ, अमेरिका की हवाएं कुछ बेहतर हैं पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिसिटी एंड एवरीथिंग। अच्छा, बिल्कुल। तो अभी तक कैसा जा रहा है? आपका सेमेस्टर शुरू हो गया? नहीं नहीं नहीं, इट विल स्टार्ट ऑन 22nd, दैट इज आने वाले हफ्ते से अगले वाला हफ्ता। और हाउ इज इट गोइंग यार? मूविंग इनटू अ न्यू अपार्टमेंट इन अ न्यू प्लेस और विद ऑल द करेंसी वाली थिंग कि आपका $1 $300, प्लस ये कि महंगाई हर कहीं है बॉस। इधर भी पैसे में जान नहीं है, तो कीपिंग दैट ऑल इन माइंड, द फर्स्ट 2 to 3 weeks वर बहुत मुश्किल टू एडजस्ट। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटल डाउन हो गया है। मेरे रूममेट्स आ गए हैं, तो बहुत इजी हो गया है। किसी की कंपनी आ गई, अब आई एम नॉट अलोन एनीमोर। सही है, बेहतरीन। एंड आप किस चीज में डिग्री परस्यू कर रहे हैं अभी? डिग्री है कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी इन यूएक्स डिज़ाइन, जिसका लुबे लुबाब ये है कि मेजरली हमारा काम गेम डेवलपमेंट, एआर वीआर इनके अंदर होता है। जो डिग्री का स्कोप है मेजरली इस चीज़ के ऊपर है। बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो यूएक्स डिज़ाइन के अंदर है, हाउ टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर ह्यूमंस, ह्यूमन फ्रेंडली कैसे उनको बनाया जाए। तो वो पर्टिकुलर नीश है जिसको मैं टारगेट करूंगा। या बेहतरीन। तो let's start from your experience publishing a paper and representing Pakistan internationally and वहाँ पे अवार्ड जीत के आना। एंड मुझे ये भी जानने में बड़ा इंटरेस्ट होगा कि किस तरह एक यूएक्स और यूआई डिजाइन इंटरेस्टेड इंसान का साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट पैदा होता है एंड वो पब्लिश करता है पेपर उस फील्ड के अंदर। सो वॉक अस थ्रू दैट जर्नी प्लीज। श्योर श्योर श्योर। अच्छा यार, पहली बात ये है कि मैंने जिंदगी में एक ही पेपर छापा है और वो अल्लाह का शुक्र है वो छप गया, ठीक है। और अल्लाह का दूसरा बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह के लिए हमें वो अवार्ड मिल गया। आई वॉज नॉट एमिंग, या सॉरी, माशाल्लाह। वी वर नॉट एमिंग फॉर दैट अवार्ड एट ऑल, वी वर एमिंग फॉर अ पब्लिकेशन एंड द पब्लिकेशन हैपेंड। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अवार्ड तो बस ये था कि बस बंदा बैठा हुआ है और स्क्रीन पे नाम आया और मैं कह रहा हूँ ये कैसे हो गया, राइट। बट खैर, तो वो एक एडिशनल पर्क था। देयर आर लेकिन मेनी अदर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स इन लम्स जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर्स पब्लिश किए हैं। तो प्रोसेस कुछ यूँ था कि आई वाज इन अ कोर्स विद द प्रोफेसर एट लम्स कॉल्ड डॉक्टर मरियम मुस्तफ़ा। उनका कोर्स है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट, जिसको ज़्यादा यानी कि आम तौर पर माना जाता है ICT 4D। दैट इज़ हाउ टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर द डेवलपिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग रीजन्स के अंदर साउथ एशियन भी आता है रीजन, उसके अंदर आपका ग्लोबल साउथ भी जनरली आता है, जिसके अंदर अफ्रीका आता है, साउथ अमेरिका आता है। ये वो रीजन्स हैं जिनको हिस्टोरिकली बहुत मार्जिनलाइज्ड किया गया है, जिनको टेक की एक्सेसिबिलिटी, एक तो ये कि चलो फराहम करना अलहदा बात है, जो अगर आपने फराहम उनको कर भी दी है, पर टेक उनके लिए नहीं बना हुआ। टेक सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस तबका जो कि आपका वेस्ट माना जाता है, जिसको हम वियर्ड पॉपुलेशंस कहते हैं, एक जार्गन यूज होता है कि वो वेस्टर्न है, वो इकोनॉमिक है, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है। और ये जो गोरे हैं आपके आपके अमेरिकन रीजन के, आपके यूरोपियन रीजन के, तो टेक इनको देख कर बनाया गया है। लेकिन अगर आप वही टेक उठाकर कहते हो पाकिस्तान ये तुम यूज करो इसे, वो हाँ काम करेगा, लेकिन वो इनहेरिटली बहुत बड़े फ्लॉज के साथ काम करेगा। अगर मैं बहुत बेसिक उसकी एग्जांपल दूं, व्हाट्सएप जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, तो पाकिस्तान में अगर कोई शख्स है वो अपनी डिस्प्ले पिक्चर ज्यादा लोगों को नहीं दिखाना चाहता। हमारे यहाँ खवातीन जो होती हैं वो स्ट्रेंजर्स को अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स नहीं दिखाना चाहती हैं।
जो व्हाट्सएप पे होती हैं, पहले इसका कोई फीचर होता नहीं था कि आप स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स को विजिबल करो अपनी पिक्चर्स, जो कि अमरीकी बहुत खुश हैं कि यार हमारी डिस्प्ले हो रही है, वी डोंट केयर, बट वी डू केयर, राइट। हमारे यहाँ जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, वो इतना रिच है, वो इतना स्ट्रांग है, वो इतना पावरफुल है कि व्हाट्सएप हैड टू डू इट फॉर अस। लेकिन उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? वो क्यों, उनको इतनी मेहनत लगी? बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में देर आर पीपल जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, राइट। हमें उनको पता भी नहीं है बिकॉज ऑफ द ऑनर और जो सोशल स्टेटस की रेपुटेशन होती है पाकिस्तान के अंदर, उसकी बिना पर बहुत चीज़ें प्रोपेगेट होती हैं। खैर, तो ये एक कोर्स था जनरली जिसमें हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमने जो इसके स्पेस में जो पेपर्स पब्लिश हुए हमने उनको एनालाइज किया, उनको रीड किया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू द फील्ड। फिर डॉक्टर मरियम के पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ था विच वाज फंडेड बाय दाद, जो एक जर्मन इदारा है, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ारलैंड जो जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ एक कोलैबोरेटिव स्टडी करनी थी। आई थिंक आई वाज डूइंग प्रीटी वेल इन द कोर्स, शी पिच्ड मी द प्रोजेक्ट और मैंने खुद भी उनके पास गया, एंड देन आई गॉट द रोल इन इट एज अ रिसर्च असिस्टेंट। हमारा मेजर जो एम था, जो इसका एक, अगर मैं बहुत बेसिक अल्फाज में बता दूँ, ये था कि यार पाकिस्तान में अंदर जो यंग एडल्ट्स हैं, यंग एडल्ट्स का मतलब है जो 18 से 30 साल की उम्र में लायक करते हैं, या अगर और उसको नीश कर दे, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी रिसेंट जॉब मार्केट में इंटर हुए हैं, हाउ डू दे परसीव साइबर क्राइम? उनके लिए साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है, राइट? एंड वो किस तरह की स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनलाइन, और किस तरह वो जो फीचर्स या अफोर्डेंसेस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देते हैं या जनरल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देते हैं, वो किस तरह उनको फेल करती हैं, राइट। एंड लास्टली, ये बंदे, ये लोग, ये यंग एडल्ट्स क्या करते हैं रिपोर्ट करने के लिए? क्या रिपोर्ट वाकई इफेक्टिव होती है कि नहीं होती? तो ये बेसिक हमारे 3 सवालात थे जिनके ऊपर हमने स्टडी रन करना शुरू की, और फिर हम वो 3 महीने का प्रोसेस हमारा चला, फिर हमने पेपर और एक्सटेंड किया, और करते 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 हम इसको जनवरी या फरवरी में जाकर हमने इसको यूजनिक सूप्स के नाम से कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको पब्लिश किया। तो ये एक था मेरी जर्नी ऑफ स्टार्टिंग टिल द एंड। एंड आई थिंक आपका आखिरी सवाल ये था कि किस तरह एक यूएक्स का बंदा साइबर सिक्योरिटी में आ गया। आईसीटी 4D एक इतनी इतनी वॉश फील्ड है कि आप पाकिस्तान के अंदर बड़े मसले में फैले हैं। आपकी प्राइवेसी के मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं, फाइनेंस के मसले हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। बिल्कुल। आपके यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, लाइक हाउ डू यू डेवलप एजुकेशनल सिस्टम्स फॉर अस, जो हमारे लिए होते हैं। तो आप कोई भी नीश पकड़ लो और आप उसमें घुस जाओ, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और डॉक्टर मरियम स्पेसिफिकली उन दिनों में प्राइवेसी के ऊपर काम कर रही थी, तो इस वजह से जो मेरा रुझान है वो प्राइवेसी की तरफ इसलिए ज़्यादा है बिकॉज मेरी प्रोफेसर थी वो इसी नीश के ऊपर काम कर रही थी। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। सही है। तो ताहा, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट जर्नी। लेकिन आपने एक बहुत ही क्रूशियल चीज मेंशन की कि काफी सारी जो कंपनीज हैं वो कॉन्टेक्चुअली प्राइवेसी डिजाइन नहीं कर रही। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्या उनको वो स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा है इन मुल्कों से जो उनको वो प्राइवेसी डिजाइन पिच कर सके? या इसकी क्या रूट कॉज क्या है इसका? और आर दे नॉट interested in contextually designing that वो एक यूनिफॉर्म प्राइवेसी पॉलिसी चाहते हैं? इसका क्या वजह क्या है इसकी? हाँ, अच्छा सवाल है। या इसकी मल्टीपल वजह हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बेसिक 2-3 कोड इसकी यहाँ बात करते हैं। पहली बात तो ये कि ये लोग अवेयर ही नहीं है ना इनको पता ही नहीं है कि आपके लिए जो एक, आप जिसको एक बहुत ग्रेव क्राइम समझते हो, दैट इज स्टॉकिंग, वो हमारे लिए यहाँ इतना आम होता है कि हम लोग उसको एक बहुत बड़ा क्राइम खास समझते नहीं है। आप अनसोलिसिटेड कांटेक्ट की कोई शख्स आपको एमी रैंडमली मैसेज करे, आप उसको इतना कोई बहुत कंसर्निंग समझते हो। हमारे यहाँ ये होता है, वो इतना ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है, आपको ज़मीन.com, आपको जैज कैश, आपको पता नहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, आपको ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे रैंडम तरीन रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, खासकर खवातीन को, क्या वो हमारे एक ऑनलाइन एक्सपीरियंस का पार्ट है, राइट। बट दीज पीपल आर नॉट अवेयर्ड कि यार ये यहाँ इस तरह चीजें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रिसर्च ही नहीं है। आपकी डेवलपिंग रीजन्स के अंदर, साउथ एशियन, ग्लोबल साउथ के ऊपर रिसर्च एग्जिस्ट नहीं करती है बिकॉज पीपल डोंट डू इट। और जो रिसर्च कम्युनिटी है आपकी वो इतनी डाइवर्स नहीं है कि वो यहाँ काम करे। देयर आर, लाइक आई कैन एक्चुअली काउंट बहुत हैंडफुल ऑफ रिसर्चर्स वो वर्किंग इन दिस फील्ड। एक तो पाकिस्तान से चलो डॉक्टर मरीम का मुझे पता है, डॉक्टर मुबीन थोड़ा सा इसके अंदर काम कर रही हैं। आपका इंडिया के अंदर हाँ, पाकिस्तान में आमना बतूल भी हैं आपके, देयर इज इश्तियाक साहब आपके
बांग्लादेश में है, और आपके अफ्रीकन रीजन में दो तीन लोग काम कर रहे हैं, तो खैर इनको अवेयरनेस नहीं है। दूसरी चीज ये है कि दे दीज गाइज डू हैव द मनी ऑनेस्टली। इनके लिए इतना मुश्किल नहीं है ये चेक करना कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात होते हैं, कि यार गूगल मैप्स के अंदर आप इतना डेटा हमसे ले रहे हो, आप लिटरली ये भी कर सकते हो। हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछते हैं ना, अच्छा मैंने यहाँ से मून मार्केट जाना है, मुझे रास्ता बताओ। गूगल मैप मुझे शॉर्टेस्ट रास्ता बता देगा, बट वो सेफर रास्ता नहीं बताएगा, राइट। वो आपको ये नहीं कहेगा यार रात हो रही है, रात के 9 बज रहे हैं, और यार यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि इस वाले पाथ में लाइट्स कम है, बिकॉज दे कैन डू इट, दे हैव ऑल द डेटा। तो यार आप एक काम करो, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन ये मुतबादिल रास्ता भी आप इसको इख्तियार कर सकते हो अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। दे कैन डू इट, राइट। उनके पास पैसा है, उनके पास कोडर्स हैं, उनके पास डेटा है। अगर आप, चलो डेटा हम लोग बहुत कहते हैं बहुत ज्यादा ले रहे हैं यार, बहुत मसला है वगैरह वगैरह, चलो ठीक है, अगर आप डेटा ले भी रहे हो तो चलो उसको उसको यूज तो करो ना हमारी प्राइवेसी के लिए या हमारे हमारे फायदे के लिए। तो उसके अलावा इतना क्लाइंट नहीं है शायद। शायद मुझे नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा इसके अंदर मैंने डेल्व नहीं किया। उनको इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं शायद। उन शायद ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगर आप देखें गूगल या जो मेटा है, वो इतना एक बहुत मैसिव प्लेटफॉर्म है कि यार वो अपने आप की चीज़ों को वो हैंडल कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। अब वो एक एक स्पेसिफिक रीजन को पकड़ कर बैठ कर उसके ऊपर कोडर्स बिठाए, उसके ऊपर नए डिजाइन क्रिएट करे, वो शायद उसके लिए मुश्किल हो। बट अगेन वो उस शायद के पीछे ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे कि ये जो मसला आप क्रिएट कर रहे हो, कि बस आप टेक्नोलॉजीज अंधाधुंध करके फेंक रहे हो, इससे लोग बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक? पाकिस्तानी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, और खातन स्पेशली बहुत अफेक्ट हो रही हैं। ये चीज जब वो रियलाइज नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट तहा। मेरा एक सवाल था, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल इस तरह से था कि आप आपके लेंस से आप साइबर क्राइम को किस तरह से डिफाइन करते हैं? बिकॉज अगर हम लोग, मैं एक टेक्निकल डेफिनेशन नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी डेफिनेशन जो कि एक आम इंसान को समझ आए। हमने जब इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की थी ना, हम भी सोच रहे थे यार साइबर क्राइम एक्चुअली डिफाइन कैसे होता है, right? तो बहुत से इदारे हैं आपके नेशनल लेवल पे। फॉर एग्जांपल आपके पाकिस्तान के अंदर ही डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है एक, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है साइबर क्राइम की स्पेस में। आपका एफआईए काम कर रहा है कुछ कुछ। तो इन्होंने भी अपनी डेफिनेशंस बनाई हुई हैं, आपके बाहर के इदारों ने भी बनाई हुई हैं। तो मैं आपको कोई एक डेफिनेशन दे नहीं सकता, बिकॉज इट्स ऑन योर, आप किससे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें, साइबर क्राइम बस वो चीज़ है जो, ऑफ कोर्स, जो आपकी प्राइवेसी को और आपकी सिक्योरिटी को हार्म करे, राइट। आपको उससे अनसेफ महसूस हो, और इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स हों जो कि कोशिश कर रही हों आपके बारे में पर्सनल मालूमात लेने की। ख्वाह वो पर्सनल मालूमात फाइनेंसिस के रिलेटेड हैं, ख्वाह वो पर्सनल जो मालूमात है वो आपकी जनरल जो ख़ानदानी डायनामिक्स हैं, जो आपके आपके नाम हैं, आपके एड्रेसेस हैं, उसकी बिना पर हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो ये चंद पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगने पे आपको मजबूर करती हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, वो एक साइबर क्राइम के अंडर जिम्मे में आ जाता है। या अच्छा, और आपके लिहाज से ये जो प्राइवेसी का जो परसेप्शन है, ये कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं ज्यादातर? इज इट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट इंडिविजुअल, या फिर उनके रिलीजन से वो चीज इन्फ्लुएंस हो रही है, या उनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसकी वजह से? सो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं आपके लिहाज से जो उनके परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हाँ, आई थिंक काफी का नाम आपने खुद ले लिया। रिलीजन एक बहुत अहम रोल अदा करता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि यार आप प्राइवेसी को डिफाइन कैसे करते हो, आपके लिए क्या चीज प्राइवेट है जो एक गोरे के लिए नहीं है। आपकी तस्वीर, जस्ट सेइंग, राइट। गोरा आपको पिक्चर लिंक्डइन के ऊपर और इन में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपको बहुत आम मिलती हैं। बट अक्सर औकात मैंने ये देखा है जो पाकिस्तानी रिसर्चर्स होते हैं, उनके अगर आप लिंक्डइन या इधर उधर जाते हो तो वहाँ खासकर खवातीन की पिक्चर्स आपको मिलती नहीं है। वो हमारे लिए प्राइवेसी है, राइट। रिलीजन का उसमें इन्फ्लुएंस आता है, आप कितने प्रैक्टिसिंग हो, या आप क्या उसके बारे में आपका खानदानी रुझान होता है। खानदान से एक और बात आ जाती है, कल्चर, राइट। आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर जनरल किस चीज़ को टैबू माना जाता है? फॉर एग्जांपल किस चीज़ को आपके बड़े बूढ़े कहते हैं कि यार आप ये नहीं करना, इससे बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजनिंग बिहाइंड इट। यार ये बस नहीं करना, ठीक हो गया। आपने मेडिकल करना है और आपने क्या कहते हैं, एक कंप्यूटर साइंस करना है आपने, और नहीं करना।
जैसे तो ये जनरली कल्चरल आपकी प्रेफरेंसेस क्रिएट हो चुकी होती हैं, तो कल्चर आ जाता है। तीसरा आपको पाकिस्तान के चाहे हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें उसके ऊपर, बट पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पेट्रियार्कल रीजन है, और इसके ऊपर ये मेरा खुद का भी मैंने जो एक्सपीरियंस किया हमारी रिसर्च स्टडी से, हमें वहां से भी इसको पता लगा। आप पाकिस्तान को एक बहुत न्यूट्रल सा ये वाला रीजन ही कह सकते हैं, पाकिस्तान एक पेट्रियार्कल रीजन है, और उसकी बिना पर भी आपकी प्राइवेसी नॉर्म्स अफेक्ट होती हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सिंपल सी बात है, फोन शेयर्ड होते हैं मेजोरिटी, खासकर जो आप अगर आप लो लिटरेट पॉपुलेशन को स्टडी करें तो वहाँ जो एक हस्बैंड है वो वाइफ के फोन्स को चेक कर सकते हैं। लाइकवाइज दी अदर साइड भी इसके लिए बिल्कुल ट्रू है, जो आपके वहाँ औरतें हैं वो भी अपने हस्बैंड्स के फोन्स को चेक कर सकती हैं। आपके पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के फोन चेक कर सकते हैं, और एक ही फोन घर में होता है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट, और वो फोन आपके पूरे घराने के तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सवाल ये उठता है कि उधर प्राइवेसी क्या है, राइट? फोन्स इनहेरेंटली बाय डिजाइन होते हैं फॉर इंडिविजुअल यूजर, बट फोन्स को इनहेरेंटली या उसको जनरली फॉर मल्टीपल यूजर्स बनाया नहीं गया, बिकॉज दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि यार हमारे यहाँ शेयर्ड फोन्स एक बहुत बड़ी चीज है, जिसको आप समझते हो कि यार तो उसने मेरी स्क्रीन चेक कर ली, उसने मेरी स्क्रीन देख ली। हमारे लिए ये कोई खास बड़ा मसला नहीं है। हमारे पेपर के अंदर, हमारी रिसर्च स्टडी के अंदर शोल्डर सर्फिंग एक क्राइम माना जाता है, कि आप कोई बंदा काम कर रहा है, उसकी स्क्रीन आप देख रहे हो, राइट? आप शोल्डर स्क्रीन देख रहे हो, शोल्डर सर्फिंग। हमारे यहाँ एक दफा भी अकर नहीं हुआ पूरी स्टडी के अंदर जो हमने 52 पार्टिसिपेंट के साथ करी। बट अगर आप इसके ऊपर काम देखें मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर आप काम देखें यूरोप के अंदर, शोल्डर सर्फिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है, राइट? उसको उन्होंने जनरल उसके ऊपर रिसर्च हुई पड़ी है, शोल्डर सर्फिंग क्यों आपकी खराब है और आप किस तरह की चीजें कर सकते हैं टू प्रिवेंट इट। बट अगेन ये पाकिस्तान में नहीं, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्टेक्स्ट बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक पर्सनल कंप्यूटर जिसको पीसी कहा जाता है उसमें से आप पर्सनल निकाल लें तो या बिल्कुल ऐसे आपने सही फॉर हाँ। एग्जाम्पल, मैं सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ, हमारे घर में एक CRT मॉनिटर स्क्रीन होती थी, एक कंप्यूटर होता था जिसको मेरा भाई भी यूज कर रहा था, और हमारे यहाँ जब वो आया था ये बहुत बड़ी चीज थी। मुझे याद है हम गाँव में होते थे और बाबा लेकर आए थे एक बहुत बड़ा मॉनिटर था, बहुत बड़ा CPU था, और मैंने उसके ऊपर सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर खोला था, बिकॉज वर्ड तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है ना। टेक्स्ट एडिटर नोटपैड खोला था और उसके ऊपर हमने कीबोर्ड से बस बहुत मुश्किल से नाम लिखे थे। और वो मॉनिटर मुझे याद है, वो जब हम लोग जहाँ लाहौर में आए, वो मॉनिटर भी हमारे साथ आया, और वो मेरे भाई ने भी यूज़ किया, वो मैंने भी यूज़ किया, और हमेशा वो मेरी बहन ने भी यूज़ किया, ठीक है? और वो हर बंदा यूज़ कर रहा था। वहाँ कोई पर्सनल कंप्यूटर का, PC का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? कॉन्सेप्ट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट, या या तो तहा आपने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स आपने हमें समझा दिया, आपने हमें इंट्रोडक्शन तो करा दिया है इस फील्ड के अंदर। अब आप मुझे बताएं कि आपकी क्या मेथडोलॉजी थी और आपकी क्या फाइंडिंग्स थी, आपको क्या सीखने को मिला उसके बारे में। लेट्स डीप डाइव इनटू द रिसर्च पेपर इटसेल्फ। श्योर श्योर। अच्छा, आई थिंक मैंने रिसर्च के जो रिसर्च क्वेश्चन है वो मैंने काफ़ी थोड़े से पहले डिफाइन कर दिए थे। बिल्कुल उसको रिपीट करूंगा, लंबा काम हो जाएगा, तो मैं बताता हूँ बिल्कुल। हमने किया क्या। तो हमने हमारी क्वालिटेटिव स्टडी थी। क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर बेसिकली मेनली होता है ये, यू जस्ट टॉक टू पीपल एंड यू सी क्या क्या ट्रेंड्स आपको महसूस होते हैं लोगों के बयानात के अंदर। हमने 34 सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज लिए थे। अगर लोगों को नहीं पता, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं कि आपके पास एक सेट प्रोटोकॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिकल डिटेल्स आपने पूछ ली, आपने पूछ लिया कि आपको कौन से साइबर क्राइम्स महसूस हुए हैं और आप उनके एक्सपीरियंसेस पूछते हो। तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन वो प्रोटोकॉल डिफाइंड नहीं होता फुली। अगर आपका पार्टिसिपेंट एक पर्टिकुलर चीज बोल रहा है तो आप उसको फर्दर प्रोब कर सकते हैं, अच्छा यार ये भी आपने बात की, इसका क्या मतलब है, राइट? तो वो थोड़ा सा लूजली, बहुत लूज सा एक आपका प्रोटोकॉल होता है। तो ये सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज से वो हमने 34 कंडक्ट किए। 17 उसके अंदर खवातीन थी, 17 उसमें मर्द थे। और वो हमने मेनली टारगेट ऑडियंस अंडर ग्रेजुएट से, बिकॉज वो हमारे लिए एक थोड़ा सा कन्वीनियंट सैम्पल भी था, बिकॉज हम अंडर ग्रेजुएट्स थे और हम लोग आसानी से इन लोगों को रीच आउट कर पा रहे थे। हमारी एक्सेसिबिलिटी में कोई इंडस्ट्री के लोग, कोई बड़े बूढ़े या फिर कोई 30 साल का कोई कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसको हम लोग पकड़ पाते। तो गिवन उनमें द से लम्स के कंसर्न, कितने थे? यार लम्स के उसके अंदर होंगे मेरे ख्याल में 20% लम्स के होंगे। बाकी हमने पकड़े थे आपकी फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेजेस के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, विच इंक्लूड्स इवन IBA कराची के अंदर। उसके अंदर फैसलाबाद से भी कुछ लोग थे, उसके अंदर इस्लामाबाद से भी लोग थे। तो हमने जितना भी हमसे नेटवर्क एक्सपैंड हो सका थ्रू आउट पाकिस्तान टू मेक इट, कोशिश की टू मेक इट मोर जनरलाइजेबल सैम्पल। तो हमने इस तरह के 34 सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज किए। दूसरा,
जो 18 फर्दर इंटरव्यूज थे वो एक काफ़ी एक नई एडिशन थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सारलैंड की इन्वॉल्वमेंट से आई, जिसको हम कहते हैं रेपिटरी ग्रिड टेक्निक। रेपिटेड ग्रिड टेक्निक का बस एक साहब थे, जॉर्ज केली साहब हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत पुराने, अपेरेंटली बहुत मशहूर। मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा उनके बारे में, उनके उनके काम के बारे में पढ़ा है। और उन्होंने कहा ये कि उनकी एक थ्योरी थी कि इंसान दुनिया की या अपनी रियलिटी को कंपैरिजंस के थ्रू इंटरप्रेट करता है। अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं इसकी, मैं आपसे कहता हूँ यार, ये दो प्रोफेसर हैं, इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है, राइट? आप कंपेयर करके बताते हो, अच्छा यार ये अच्छा, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ रिलेटिव इन योर इंटरप्रिटेशन। तो उसका ये मानना था। तो रेपिटेड ग्रिड टेक्निक भी कुछ इसी तरह की थी कि हम पार्टिसिपेंट्स को 3 साइबर क्राइम्स देते थे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। और हम कहते थे फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी, और हम कहते थे यार इसको ग्रुप करो बेस्ड ऑन अ सिमिलैरिटी, कोई भी आपको लगती हो, और किस तरह दो साइबर क्राइम तीसरे से मुख्तलिफ हैं। पार्टिसिपेंट कहता है यार ए और बी, फॉर एग्जाम्पल हैकिंग और डीफेमिंग मुझे बहुत इमेंसली हार्मफुल लगता है, स्टॉकिंग फॉर एग्जाम्पल मुझे लेस हार्मफुल लगता है। तो ये आपको डिफरेंट कंपैरिजन हमारे पास आते थे, एंड दैट्स हाउ फिर उसके हम एनालाइज करते थे उसको। आप पेपर पढ़ सकते हैं हम किस एनालिसिस रन किया और हमने क्या किया। तो ये हमारा एक मेथोडोलॉजी थी जो हमने अपनाई। उसको हमने जब एनालाइज करना था तो वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे आपको पैटर्न्स रिकग्निशन बता रहा हूँ, जिसको थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं एक थोड़े से जार्गन टर्म में। RGT जो हमारी रेपिटेड ग्रिड टेक्निक थी, उसको एनालाइज करने में आपको RGT एनालिसिस लगता है। तो खैर ये कुछ जार्गन हैं उसके लिए जो इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपकी मेथोडोलॉजी थी। और उसके बाद जो हमारे पास डेटा आया, हमने लोगों के बयानात आए, लोगों के इंटरव्यूज आए, उनको ट्रांसक्राइब करवाया, और फिर हमने कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू उन हेल्प लेकर हमने उनको कोड किया। यानी कि हमने पैटर्न्स निकाले उसके अंदर से, अच्छा यार 17 लोग ये कह रहे हैं, 20 लोग ये कह रहे हैं, अच्छा यार ये चीज़ तमाम ये वाली चीज़ सिर्फ खवातीन में अकर हो रही है, ये वाली चीज़ सिर्फ मर्दों में अकर हो रही है, राइट? ये चीज़ खवातीन और मर्दों में मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में हो रही है, दोनों बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं, राइट? तो हमने उसका एक इसमें बहुत डीप एनालिसिस रन करते हैं कि यार ये लोग क्या कह रहे हैं, हम उनकी तह तक पहुंचते हैं कि इंसान सोच क्या रहा है, राइट? तो ये हमारी एक मेथोडोलॉजी थी। एंड उसको फिर हमने जो भी हमारे पास फाइंडिंग्स आई, तो वो एक बस बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स थी, और हमारे पास रिसर्च थी सिर्फ 20 पेजेस की पेपर के लिए। तो हमने बस जितनी भी हमसे अहम हो सकी हमने उठाकर उनको बस बहुत मुश्किल से, आई रिमेम्बर आफाक जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा शेयर फर्स्ट ऑथर है, हमने हम लोग इतना यानी कि कोशिश करते थे ना यार, इतना डेटा है, इसको हम किस तरह 20 पेजेस में करें, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमें काफी फाइंडिंग्स अपनी साइड पे करनी पड़ी कि यार चलो तुम थोड़ा साइड पे हो, हम बाकी के ऊपर फोकस करते हैं, दैट्स हाउ वी बिल्ट दैट 20 पेजेस लॉन्ग पेपर, इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। या बिल्कुल। तहा मुझे बस एक चीज बताइएगा कि इस तरह की स्टडी के लिए एक ऑप्टिमम सैंपल साइज क्या होता है? एंड क्योंकि हमारी एक टीम मेंबर है रुमैसा, उन्होंने जब आपका पेपर पढ़ा तो उन्होंने भी यही सवाल किया कि जब आप कॉन्फ्रेंस में गए होंगे तो उन्होंने ये पूछा नहीं होगा कि आपने सिर्फ 34 लोगों के सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज लिए हैं, तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, तो व्हाट इज दैट ऑप्टिमम सैंपल साइज आपके मुताबिक? एंड जनरली क्या एकेडमिया में समझा जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यार देयर इज नो नंबर, ठीक है? आप नंबर आप डिफाइन तब करते हो जब सैचुरेशन पॉइंट मीट हो जाता है, जिसको हम जार्गन टर्म है, एक सैचुरेशन पॉइंट। यार हम जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं ना, अब आइडियाज पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, अब कोई नई चीज नहीं आ रही है। जब वो मीट हो जाता है ना, तो उसके बाद इंटरव्यूज लेने का कोई फायदा नहीं होता, राइट? हमारा सैचुरेशन पॉइंट 34 सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज के बाद रुक गया था, हमारा RGT में 18 के बाद रुक गया था, उसके बाद कोई नए आइडियाज नहीं आ रहे थे, एंड दैट्स हाउ वी थॉट कि यार चलो लेट्स टेक अ ब्रेक, और हम 34 को करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप पूरे आप एक इंटरव्यूज ले रहे हो घंटे घंटे के, 40-40 मिनट के, आपने उनको ट्रांसक्राइब भी करना है, ठीक है? ट्रांसक्राइब का मतलब है वर्बटिन, आपने जो भी उसमें अंदर अल्फाज बोले हैं, चाहे उसने एंड लगाकर कोई बहुत अपनी अपनी जिंदगी की बहुत अहम चीजें आपको बता दी हैं, या जो भी उसने बात की है, आपने वो तमाम लिखने हैं, फिर आपने उनको एनालाइज करना है। ये बहुत बड़ा काम है उसके लिए, और सिर्फ 2 लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा काम है। तो आपको थोड़ी सी अपनी कन्वीनियंस भी चेक करनी पड़ती है। सैचुरेशन पॉइंट एक बहुत मेजर मेट्रिक होता है, फिर आप कन्वीनियंस सैंपल्स भी होते हैं, और आप बस कोशिश करते हो कि उसके अंदर जेंडर इक्वालिटी आ जाए। आप कोशिश करते हो उसके अंदर जैसे पब्लिक प्राइवेट का एक आपको सही मिक्स मिल जाए, फिर आप कोशिश करते हो उसके अंदर डिग्रीज का मिक्स मिल जाए, मैनेजमेंट भी है, मेडिकल भी है, बिजनेस भी है। तो इस तरह की आप 3-4-5 चीजें मैट्रिक्स बनाकर आप उसको कोशिश करते हो कि एक जनरलाइजेबल सैंपल क्रिएट कर लो। But that is true. There will always be
एक रिस्ट्रिक्शन कि यार जनाब मैं इसको और भी बड़ी कर सकता था, बट देयर इज नो नीड टू डू इट दैट बिग बिकॉज 34 इज योर सैचुरेशन पॉइंट, दैट्स हम्म, इट। बेहतरीन। सही है। अच्छा, कहा मुझे जरा ये बताइएगा कि आपने जब इंटरव्यूज लिए, जाहिर सी बात है, जो कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने काफी सारे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ के शेयर किए होंगे। तो आपको क्या लगा कि पाकिस्तान में लोग अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं जब उनको ये रियलाइजेशन होती है कि हाँ ये गलत हुआ है हमारे साथ, तो वो किस तरह से अपनी वॉइस को शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, एंड किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखो जो आजकल जो हमने इंटरव्यूज लिए, मैं उनके आपको एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ वो क्या करते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर अ, मर्दों को तो मैंने नहीं देखा, एटलीस्ट मुझे तो नहीं इतनी कोई रिक्वेस्टें आती, हम्म, काश आए। लेकिन खवातीन को ये बहुत बड़ा मसला है कि आपके वहाँ ना लड़कों की बहुत ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। आप उनको ब्लॉक करो, आपको किसी और अकाउंट से आ जाती हैं। आप उनको ब्लॉक करो, एक इंस्टाग्राम में आपने शायद देखा हो एक फीचर होता है ब्लॉक ऑल अदर अकाउंट्स, जो कि यहाँ से जो कि इस अकाउंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, आप वो भी करो ना, दैट इज नॉट वर्क। तो आप जितना भी कर लो कुछ कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये और ये जेन्युइन अकाउंट्स हैं, राइट। आप स्नैपचैट खोल लो, स्नैपचैट के अंदर जैसे मैं यहाँ अमेरिका आया था, तो मुझे पाकिस्तान में नहीं ऐसा होता था, लेकिन जहाँ आया हूँ तो मुझे चार पांच बस मैं जब भी डिलीट करता हूँ उन रिक्वेस्ट को, मुझे वो फिर से आ जाती हैं। तो ये क्या है भाई? आप कुछ भी कर रहे हो, आपने इतना एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप ब्लॉक कर सकते हो, और आप ब्लॉक नहीं कर सकते। उसकी मेजर वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना हर आईडी कार्ड के अंदर 5 सिमें ले सकते हो। हर सिम के ऊपर मेरे ख्याल में आप एक अकाउंट बना सकते हो, इंस्टाग्राम का या कहीं भी। इंस्टाग्राम हर अकाउंट के ऊपर आपको पांच और अकाउंट बनाने देता है। जो अभी आपका साइंटिफिक डायलॉग का शायद इंस्टाग्राम पेज बना होगा, वो आपके पर्सनल जो अकाउंट है उसके आईडी से बना होगा, ठीक है, जो आप स्विच करते हो। तो अब आप सोचो ये कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि एक बंदा है 5 सिमें है और हर सिम के ऊपर 5 बना सकते हो, 25 बनते हैं ये, ठीक है। तो अब एक बंदा 25 दफा दूसरे को रीच आउट कर सकता है। अगर वो उसे ब्लॉक कर दे तो दूसरा बंदा 25 दफा नहीं उसको डिलीट करेगा, वो बस रहने देगा कि भाई तुम रहो यहाँ, मैं तुम्हें डिलीट भी नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, तुम बस इस टैब के अंदर एग्जिस्ट करो मेरे पास, ठीक है। दूसरा ये था कि लोग साइबर स्टॉकिंग को करने के लिए एक काफी लोगों को बहुत जेन्युइन मसला था कि यार कंपनीज हमें स्टॉक कर रही हैं, कंपनी सर्वेलेंस कर रही हैं, बट व्हाट दे कैन डू अबाउट इट, नथिंग। जीडीपीआर ने कोशिश की थी यूरोप के अंदर डेटा को लोग डेटा डाउनलोड कर सकें, यूज कर सकें। पाकिस्तान, साउथ एशिया लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग अपने जो फ्रंट कैमराज उनको टेप कर देते थे, जो आपने शायद देखा हो कि अक्सर का जो जो मूवी आई थी, आई थिंक स्नोडन नाम था उसका या क्या था, उसके बाद लोगों ने काम करना शुरू कर दिए थे कि फेसबुक क्या करता है, राइट। हम्म, आपकी आ, और लोग क्या करते थे, लोग अनसोलिसिटेड कॉन्टैक्ट था। लोग पब्लिकली अपनी पिक्चर्स जो डिस्प्ले पिक्चर्स हैं उनको ब्लर करके अपलोड करते थे। यार कोई बंदा ये डाउनलोड करके ना हम्म, एक नई फेक प्रोफाइल, इम्पर्सनेटिंग प्रोफाइल ना बना ले आपके नाम के ऊपर और आपको डिफेम कर दे उसके ऊपर, बिकॉज ऐसे वाकयात हुए हैं और ये बहुत नॉर्मल है। हमारा ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि हमें इन 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 हैकिंग या इन तरह के साइबर क्राइम का हमसे पाला नहीं पड़ा है या हमने कभी सुने नहीं। लेकिन ये बहुत जेन्युइन इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में होते हैं और हमें रियलाइजेशन नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। मुझे भी ये बातें नहीं पता थी जब तक मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं किए थे, राइट। अच्छा ताहा, आपको मुझे बस एक इसमें ऐड ऑन करना था कि हाँ sure। आपको किसी ने बताया कि जो है फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे भी इस तरह की कंप्लेंट्स काफी सारे लोग डाल रहे होते हैं। तो आपके लिहाज से वो कितने इफेक्टिव होते हैं, वो ग्रुप्स जो होते हैं, जो जो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट राइट, कि वो बार बार स्टॉक कर रहा है या डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं फीमेल्स को, तो वो ग्रुप्स कितने इफेक्टिव होते हैं? यार ये कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना था ना जो हमने ऑब्जर्व किया कि लोगों ने ना, तुम फेसबुक की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप की बात बताता हूँ। खवातीन ने किया ये हुआ था, लड़कियों ने ना अपने सिर्फ स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए थे। यहाँ सिर्फ खवातीन होती थी और वो कहती थी कि यार ये बंदा मुझे ना काफी ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, ये बंदा बड़ी फेक प्रोफाइल करे, इसको मैस रिपोर्ट करो बैठ के, ठीक है। वो लिंक भेजते हैं, पूरा ग्रुप मैस रिपोर्ट करता है फेसबुक इंस्टाग्राम की। आप उनकी आइज के अंदर आ जाती हो, अच्छा यार ये प्रोफाइल जनरली कोई काम खराब कर रही है बिकॉज इसको मैस रिपोर्टिंग हो रही है इसके ऊपर। और फिर फेसबुक इंस्टाग्राम उसके ऊपर एक्शन लेता है। बट एक बंदा जब उसको रिपोर्ट करता है, फेसबुक इंस्टाग्राम एक्शन नहीं लेता। और उसके ना लेने का नुकसान ये होता है कि जब वो एक्शन लेने पे आता है, दैट इज कोई हफ्ता 2 हफ्ते गुजर चुके होता है, तब तक सारा काम हो चुका होता है यार। एक पार्टिसिपेंट ने कहा था, जो हमने पेपर में उसका लिखा भी कि यार
उसके एक दोस्त ने उसकी तस्वीरें अपलोड करके कुछ कुछ गलत कमेंट्स लिखे हुए थे उसके ऊपर, राइट। उसी की पिक्चर बगैर कंसेंट के पकड़ी, छाप दी। उसने रिपोर्ट किया। फेसबुक ने कहा कि ओके जनाब आप वेट करें, हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेस कर रहे हैं, वी डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, राइट। कहते हैं यार बाय द टाइम 24 घंटे गुजर जाते, मेरी तस्वीरें वायरल हो चुकी होती मेरे पूरे स्कूल के अंदर, और मैं लोगों और लोग मुझ में हंस रहे होते। तो व्हाट ही डिड वाज ही टुक द मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स। उसने जाकर सीधा कन्फ्रंट किया अपने दोस्त को, जनाब ये तुम काम कर रहे हो ये तुम छोड़ो, वरना वरना ऐसी की तैसी फिरेगी यहाँ। बट अब तुम, वो दोस्त है राइट, वो जाके उसे बात कर सकता है। नाउ कंसिडर दैट पर्सन टू बी एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके जिसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं। कंसिडर दैट पर्सन टू बी एक स्टॉकर, एक जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप, मैं अगर लड़का भी हूँ मैं भी उसे कन्फ्रंट नहीं कर सकता कि यार ये बंदा अपने अपने कोई उठाकर दोस्तों को कोई कोई बंदे बुला लेगा, कहते हैं ना बंदे बुला लेने उसने, वो बंदे बुला लेगा तो मेरा क्या बनेगा। तो हम्म, ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान में इतनी प्रेवलेंट है पर उसके ऊपर कोई चीज हम्म, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फेसबुक ग्रुप्स डू हेल्प। सॉरी मैं बहुत डेंजरस पे चला गया था। हम्म, फेसबुक ग्रुप्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके ऊपर इस तरह के मामला जो होते हैं वो सेफ स्पेसेस हैं। और यही होता है ना कि अगर स्टेट फेल हो जाए, अगर कंपनीज हम्म, फेल हो जाए, तो लोग खुद ब खुद एक्शन लेते हैं। एंड फेसबुक ग्रुप्स आर एक्चुअली अ डेफिनेशन या अ रिजल्ट ऑफ दैट फेलियर जो कि स्टेट ने आपको फेल हम्म। किया, जो कि इन कंपनीज ने आपको फेल किया। सो दे डू वर्क एंड दे आर ग्रेट टू बी इन। जरूर ये काम करें, और कोई हल नहीं है। लेकिन ताहा मुझे एक बात बताएं, इन इन सोसाइटी जहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज्यादा की जाती है, तो डू यू थिंक दीज फेसबुक ग्रुप्स कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव कभी कभार, बेस्ड ऑन के उस ग्रुप में कौन लोग आ रहे हैं, तो उस तरह से, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? बहुत वैलिड पॉइंट है यार। फॉर एग्जाम्पल होता ये है कि मैं अगर किसी एक सर्टेन चीज़ के ऊपर बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यार, जो मैं बात, बिकॉज ये मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे हैं। एक औरत है और वो अपने हस्बैंड के बारे में करती है, ये जो बंदा है, यानी कि ये थोड़ा सा वो इस तरह वो थोड़ा मुझे मारता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आ जाता है। तो यार मैं क्या करूँ इसका, राइट। मैं खुला नहीं ले सकती, मैं खुला नहीं ले सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो व्हाट डू आई डू अबाउट इट? पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग दैट पर्सन कि भाई ये तुम्हारे मामलात हैं, इसको तुम अपने तक बिल्कुल। रखो। यार तो ठीक है ना, तुम कुछ गलत कर रही होगी। ये एक जेन्युइन मसले हैं, जो कि मेरे ख्याल में वो ओपिनियंस होते हैं लोगों के। आपको ये चीज़ें, ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है, ये है, इसके ऊपर आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं। आई थिंक जो अपने पर्सनल मामलात हैं वो आप ये जो आपकी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं इनके सामने ना रखें, आप जेन्युइन हेल्प लें। लोगों को अवेयरनेस नहीं है ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो फेसबुक ग्रुप्स के अलावा हैं, जो जेन्युइनली अच्छा और काम कर रहे हैं। जैसे डिजिटल राइट्स फाउंडेशन का मैंने बात की, मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में। उनकी मैंने हेल्पलाइन के स्टैटिस्टिक्स देखे थे, सिर्फ पंजाब से कंप्लेंट आती हैं। आपका सिंध के अंदर, बलोचिस्तान, केपीके में कंप्लेंट्स ही नहीं आती हैं खास, जबकि वो वहाँ एक्टिव है। क्यों नहीं आती? क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। मैं अब थोड़ा सा उसकी थी बता दूं डीआरएफ के बारे में, बिकॉज लोगों को शायद इसका फायदा हो। अगर आपको कोई भी साइबर क्राइम हो, अगर आपको कोई भी मसला हो, ठीक है, ऑनलाइन लेवल के ऊपर, आप इनको कॉल करो। फ्री, टोल फ्री नंबर है। ये आपके मसले हल करवाएंगे। ये आपका मसला यहाँ तक हल करवाएंगे कि वो कहेंगे यार ये मसला हमसे नहीं हो रहा, आप एफआईए के फलां नुमाइंदे से बात करो, हमने उनसे आगे बात कर ली हुई है, ठीक है। वो यहाँ तक करेंगे कि आपको ये रिपोर्टिंग के अंदर इशू हो रहा है, आपको पिक्चर आपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट से करनी है, चलो यार वील हेल्प यू आउट, व्हाट्सएप के अंदर ये फलां फलां फीचर खोलो और ये काम आपका हो जाएगा। वो आपको यहाँ तक एडवाइस भी दे देंगे कि यार अच्छा, आप उस बंदे के पास वो कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, ओके व्हाट यू डू इज कि आप इस तरह इस केस को लेकर चलो, बिकॉज वो प्रॉपर एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू आपको लेकर चलते हैं। जो उनकी सीईओ हैं, आई थिंक इनका नाम शायद मैं गलत हूँ, आई थिंक निगहदाद हैं, जो कि खुद एक एक्टिविस्ट हैं, जो कि खुद एक लॉयर हैं, राइट। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं और उसके लिए आपको एक नोटिफिकेशंस नहीं आते कि यार यहाँ जाओ। आपको थोड़ी सी अपने सर्कल के अंदर थोड़ी सी आपको खुद मेहनत भी करनी पड़ती है। और अगेन ये स्टेट का काम है, स्टेट का काम है कि वो बिल्कुल। आपको आगाह करें इनके बारे में। एफआईए काम कर रही है। एफआईए मैं ये नहीं कहूँगा बुरा काम कर रही है, एफआईए एक मुनासिब हद तक अच्छा काम कर रही है। कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, उनकी एफआईए से कंप्लेंट्स बिल्कुल सही पूरी हुई थी, सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसकी हेल्प आउट की। कुछ के लिए वो यूजलेस था, बिकॉज आप एफआईए के पास जाते हो, अक्सर बात होता है वो कहते हैं अपने पेरेंट्स के नंबर दो, ठीक है। वो पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं कि यार आपका बच्चा आया था और उसको ये मसला है। बच्चे नहीं चाहते कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हो उसके अंदर, बच्चे के साथ एक इस तरह की चीज हुई है, वो कंफर्टेबल नहीं है पेरेंट्स से बात करने में, ठीक है।
आप क्यों कॉल कर रहे हो? आप उस बच्चे को बच्चे पूछ लो उससे ना कि यार आपके पेरेंट्स का नंबर लिए, हम कॉल करने के नहीं करना, आप क्यों एक टांग अड़ा रहे हो? क्या पता उसके पेरेंट्स से ताल्लुकात सही ना हो, ठीक है? क्या पता उसके पेरेंट्स इसी तरह एग्जैक्टली उसको विक्टिम ब्लेम करने लगे कि यार तुमने एफआईआर करवाई है, इसको वापस पुल आउट करो, बिकॉज ऐसे होता है। यहाँ तक केसेस थे कि यार अ, वो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, तो तुम सिर्फ उसको ब्लॉक कर दो, तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? दैट्स हाउ इट इज, ठीक है? तो हम्म। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये फोरम्स पर्सनल इश्यूज को लेकर जाने के लिए, कीबोर्ड वॉरियर्स के सामने रखने के लिए नहीं है, हेल्प के लिए है, एक ओपिनियन के लिए नहीं है, हम्म। वैलिड ठोस ऑब्जेक्टिव हेल्प के लिए है। और अगर हम्म। आपने दूसरे अगर आपको नहीं समझ आ रही, सर्च ऑनलाइन, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू दीज प्लेटफॉर्म्स, डीआरएफ। आपको ज्यादा से ज्यादा वो आपका कंप्लेंट कहेगा यार ये हम नहीं कर सकते, आप इस वो बंदा रेफर कर देगा, ये लो यार आप इससे बात करो। तो टॉक टू दीज पीपल, राइट? सही है। आई थिंक बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है मैं पूरा। मेरा बस एक आखिरी सवाल इस टॉपिक के ऊपर ये होगा कि सही है, आपने कहा कि जब स्टेट हमें शायद कभी कभी मदद ना कर सके, या फिर प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कॉन्टेक्चुअली अपनी प्राइवेसी डिजाइन ना कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ऐसी सिविक टेक्नोलॉजीज, ऐसे लोग आते हैं जो कि सोशल एक्शन लेते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं जहाँ पे इन चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ सके। लेकिन आप ऐसे क्या मैकेनिज्म्स हैं जो कि आप प्रपोज करना चाहेंगे इन कंपनीज को, कि जिसके थ्रू वो लोग अच्छे से बेहतर तरीके से प्राइवेसी डिजाइन कर सकते हैं फॉर दीज डेवलपिंग कंट्रीज? आपके क्या प्रपोजल्स पहली चीज जो हमने, जिसको मैं बहुत होल हार्टली एडवोकेट करता हूँ और हमारी पूरी रिसर्च टीम करती है, जितनी भी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं जो आप लोगों को दे रहे हो, आप वो जब बंदा ऐप डाउनलोड करता है ना, जब ऑनबोर्डिंग होती है, आप उसको बताओ कि आपके पास कंट्रोल कितना है एप्लीकेशन के ऊपर। जब भी आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो ना, या जब भी आप इंस्टाग्राम की जब आप नई प्रोफाइल बनाते हो ना, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। इंस्टाग्राम आपको नहीं बताता कि बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगी। व्हाट्सएप के इतने प्राइवेसी कंट्रोल्स हैं, जैसे मैं, ये तो ये हो गया ना, पिक्चर भाई सिर्फ और सिर्फ तमाम सिर्फ कॉन्टेक्ट्स हों उसके पास, यानी कि यहाँ तक आपके रीड रिसीट्स तक हैं, लास्ट सीन तक हैं, इतने प्राइवेसी कंट्रोल्स हैं। आप लोगों को आगाह करो कि ये हैं, और इस तरह आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ये जरूर करो, ठीक है? दूसरा ये कि कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक, अब यू हैव द लोकेशंस ऑफ पीपल, राइट? आप उनको प्रॉम्प्ट कर रहे हो कि ये आप एप्लीकेशन तब तक यूज नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको लोकेशन ऑन नहीं करोगे। इफ यू हैव दोज नोटिफिकेशंस, जो जियो लोकेशन वाली चीजें विद यू, तो यार आप बहुत इजीली उनके लिए कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक फीचर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो सिर्फ वहां के लिए है। अगर बहुत बेसिक एग्जांपल दूं, पाकिस्तान के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट था शायद, जिसके बहुत स्कैम्स आते थे बहुत, बिकॉज वो सिंध से शुरू हुआ एंड देन इट बिल्कुल। प्रोपेगेटेड। आपके जैज कैश के बहुत ज्यादा आते हैं। इसी तरह आई थिंक आजकल वो जो लोन शार्क लोन्स या लोन शार्क्स में, उसके टर्म नहीं बोल रहा, बिल्कुल। आई थिंक उसके आते हैं। यार आपको पता है कि आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये क्राइम्स आ रहे हैं, आप लोकेशन आपको पता है लोगों की, यार आप लोगों को आगाह कर दो ना। आप एक इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं चीजें शेयर कर दूँ, राइट? आप लोगों के साथ, ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये एक सजेशन है, आप लोगों के साथ एक अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप या इस तरह का ग्रुप बना लो जहां आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजते रहो, यार आपके एरिया के अंदर ना इस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं, शार्क लोन्स चल रहे हैं, उसको आप मिटिगेट करने के लिए ये कर सकते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट स्पैम मैसेजेस भेज रहा है, अब जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, अब वो नया फीचर आ गया है, वो भेज रहा है, इससे आप दूर रहें। आप ये हेल्प कर सकते हो लोगों की, आप लोगों को अवेयरनेस लेवल तक, निचले लेवल तक उनको कंट्रोल दे सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो। आप लोग पेपर पढ़ें, समझें, बिकॉज ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल एक ये पेपर की ये सिंपली 3-4 सफ़े हैं जो मैंने आपको बताए हैं। देयर इज अ लॉट मोर कंटेंट इन इट, आप हम्म। डू रीड इट। और कोई सवाल आता हो, जस्ट रीच आउट, विल हेल्प। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। I would wholeheartedly recommend and encourage all of the listeners, all of the audience के वो पेपर रीड करें बिल्कुल। एंड कोई भी सवाल हो, आई थिंक Taha is more than happy to answer कभी भी। I've always realized कि Taha जैसे ही लोग हैं जो कि अपने अपने जूनियर्स को एंड नॉट जस्ट जूनियर्स, अपने कॉलीग्स को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, एंड अवेयरनेस फैलाने के लिए तैयार होते हैं। Taha, रियली रियली थैंक यू कि आप इतना कुछ काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में होगा। एंड मेरा जो सवाल है वो ये होगा कि जब आप किंडरगार्टन में थे, जब आप केजी में थे, क्लास 1 में थे, एंड जब आपकी टीचर आपसे पूछती थी कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपका क्या जवाब होता था, एंड वो क्यों होता था? एंड मैं सवाल आपसे ये इसलिए पूछ रहा हाँ, हूँ क्योंकि उस
उस जमाने में क्योंकि उसको जमाना हो गया है मेरे ख्याल से तो उस जमाने में कोई भी सोसाइटल नॉर्म्स आपके दिमाग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे थे। आपको लगता था कि कुछ भी पॉसिबल है, राइट? आप एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहे होंगे शायद, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे होंगे शायद। तो उस वक्त बताएं कि आपके जहन में क्या चीजें थी। या मुझसे पूछता था ना, मुझे याद है मेरी मामा बताती हैं कि कुछ अंडरग्रेड्स आए वैसी, पता नहीं कोई गांव में थे हम लोग, और वहाँ कुछ इस तरह के ना लाहौर से एक ग्रुप आया कुछ कुछ करने के लिए, मुझे नहीं पता क्या करने के लिए, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार तुम क्या बनना चाहते हो। अब मैंने कहा था मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, राइट। मेरे पास सिर्फ साइंटिस्ट का वर्ड था जो मैंने बोला। अब मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों बोला, लेकिन शायद वो इसलिए था कि जो मेरी खाला थी वो, उनको मैं एक लैब कोट में देखता था। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से उन्होंने मेरे ख्याल में अपनी डिग्री हासिल की थी, तो वो लैब्स में अक्सर कहा जाया करती थी, वो हमें लेकर जाती थी, अच्छा ये देखो टेस्ट ट्यूब होती है। और फिर वो हमें वो जो इस तरह की ये लैब रैट्स होते हैं और इस तरह होता है, तो शायद वहां से एक डेवलप हुई कि मैंने साइंटिस्ट बनना है। और मुझे लगता था कि जो भी मैं टीवी में, जो आपका मैड साहब है, आप देखा होगा, मैड बिल्कुल एक शो आता था, या वो जो बिल्कुल। एक्सपेरिमेंटेशन हल्की फुल्की करता है, तो मुझे लगता था ये जो केमिकल मैजिक होता है, दैट्स ऑल व्हाट साइंटिस्ट डू। और वो कभी कभार ब्लैक कोट पहनता था। आपने एफएक्यू देखा है वो जो पोगो पे आता था? मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। तो लाइक, हाँ। तो मेरे ख्याल में ये जो कार्टून्स का एक्सपोजर और इस तरह की चीजें थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने साइंटिस्ट बनना है। बट क्या मैं साइंटिस्ट बन सका? अ, नहीं। बट आई थिंक कुछ कुछ साइंटिस्ट हूँ मैं। एनएक पैनी है मैं। हम्म। डॉक्टर परवेज ने मुझे ये चीज सिखाई थी कि साइंटिस्ट सिर्फ आपकी ना परसेप्शन ये कि साइंटिस्ट सिर्फ वो है जो कि लैब कोट पहन के लैब में हम्म। एक्सपेरिमेंट कर रहा है। साइंटिस्ट तो दरअसल वो है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है किसी भी चीज के अंदर, राइट? वो चीज जानना चाहता है, वो डिस्कवर करना चाहता है, वो सीखना चाहता है। तो वो क्यूरियोसिटी जब तक है आपके अंदर, तब तक आप एक रिसर्चर भी हैं, तब तक आप एक साइंटिस्ट भी हैं, तब तक आप जो अपने आप को आप एक वो लाना चाहें, राइट? अब आप अपनी परसेप्शन को थोड़ा सा ना सिर्फ लैब कोट तक रिस्ट्रिक्ट ना रखें। साइंस के हम्म। बारे में आप इवन आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं, इवन आप जनरली लोगों को अवेयर कर रहे हैं कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में, तब भी आप एक साइंसदान हैं। तो ये मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैंने हम्म। डॉक्टर परवेज से सीखा है। सो या आई थिंक देन आई कॉल माई सेल्फ अ साइंटिस्ट फिर। बस ठीक है मिस्टर बिल्कुल। परवेज भाई, मैंने इनकी टॉक्स देखी हुई हैं। हाँ आई थिंक दैट बहुत शुक्रिया, मेरी थोड़ी सी मेरा जो डेफिनेशन है साइंटिस्ट को उसको ब्रॉड करने के लिए। यस यार, मैं साइंटिस्ट बन गया। अम्मा जी, सही। मैं सक्सेसफुल हो गया, साइंटिस्ट हो Say गया। thank you so much, Taha, for taking out the time. I really appreciate it. And I know you're looking for internship positions for summer 2024. So I would highly encourage अगर जो भी यूएस में बेस्ड हमारा नेटवर्क है, अगर वो हेल्प कर सकते हैं, so please do reach out to Taha. And thank you so much, Taha, for all of this, for taking out the time today, and for this great awareness session that we had today. बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू फॉर हैविंग बहुत मी। बहुत जरूरत नहीं बहुत थी मेरे यहाँ आने की, मैं तो बच्चा हूँ यार, कसम से एक पेपर मैंने छापा है और वो भी बस लकीली छप गया, बट ठीक है, इफ दैट वर्क्स फॉर यू, इट डज। देखें, आप जैसे लोग ही तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। सही है, बहुत शुक्रिया। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।